हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंट्यूशन पीसीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज को सोल्व करने वाले हैं और ये जो आज का टेस्ट होने वाला है ये 71वीं बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। सितंबर में जो 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर लाया गया है। अभी ये हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं। जब सब्जेक्ट कवर हो जाएगा तो हम लोग एक दो मिक्स टेस्ट पेपर को भी सोल्व करेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये साइंस है। साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों ही सेक्शन से लगभग हम लोग 50 प्रश्नों को इस सेट में सोल्व करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग इस टेस्ट पेपर को देते चलिए और सबका आंसर भी आप लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। देखिए, इस सीरीज का इसके पहले भी एक वीडियो कवर कराया जा चुका है और ये जो टेस्ट पेपर का वीडियो था ये हिस्ट्री का था। हिस्ट्री के तीनों ही सेक्शन के प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित उस सेट में 50 प्रश्नों को करवाया जा चुका है। यदि आप लोग इस पहले वाले टेस्ट पेपर को नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस इतिहास के टेस्ट पेपर का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने इस सीरीज को शुरू करते हैं और यदि ये वीडियो आप लोगों को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यूजफुल लगेगा तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए, इससे होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलेगा और आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे और उसका सदुपयोग आप लोग अपने परीक्षा में कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी को मापने के लिए खगोल शास्त्री प्रकाश वर्ष का उपयोग क्यों करते हैं? खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है प्रकाश की जो गति होती है वो हमेशा सदैव एक समान होती है। इस वजह से प्रकाशीय दूरी का जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी होती है जो प्रकाश की किरण एक पृथ्वी वर्ष में तय करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरी बोलते हैं। आगे है, दो सूची दी हुई है, इनको आपस में मिलान कीजिए और बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। एक तरफ मात्रा है और दूसरी तरफ इसकी इकाई है, आपस में मिलाई। पहले ऑप्शन आप लोग देख लीजिए ताकि इसी हिसाब से आप लोग उत्तर इसका दे पाइएगा। उच्च गति जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? उच्च गति का मात्रक होता है मैक, तो ए का 1 हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, बी का 2 हो जाएगा। दबाव का मात्रक क्या होता है? दबाव या दाब दोनों ही एक ही बात है, तो दबाव या दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये भी करेक्ट दिया हुआ है। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी यहाँ करेक्ट दिया हुआ है। तीनों ही यहाँ पे आमने सामने सही मिलान है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देख लीजिए, ऑप्शन किसका साथ साथ दिया हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 ना, कहाँ गया ए का 1? यहाँ सी नंबर, सॉरी बी नहीं, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे प्रश्न है, पौधों द्वारा उत्सर्जित वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पौधे के द्वारा जो उत्सर्जित वास्तविक वाष्पोत्सर्जन है इसको मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो उपकरण कौन सा होता है? ये होता है लाइसीमीटर। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है, लाइसीमीटर से इसको हम लोग मापते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, हिप्सोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है? तो हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ज्ञात ऊंचाई पर पानी के क्वथनांक पर थर्मामीटर को कैलिब्रेट करने वाला एक उपकरण है, तो ये यहाँ याद रखिएगा। काइमोग्राफ क्या है? काइमोग्राफ जो है ये मांसपेशियों की गति, रक्तचाप में परिवर्तन और अन्य शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए यह एक उपकरण है। वहीं नेफोस्कोप क्या है? नेफोस्कोप ये क्या है? तो ये बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग मापने का काम में आने वाला उपकरण है। बादलों की
ऊंचाई, दिशा और वेग मापने के लिए यूज करते हैं हम लोग नेफोस्कोप का। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इनमें जो गलत दिया हुआ है वो कौन सा हो जाएगा? इसके हिसाब से देखिए, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या है? मोटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का उपकरण है, बिल्कुल सही। ओंडोमीटर क्या है? तो ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। देखिए यहाँ पे ऑडोमीटर था और यहाँ पे ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापने का उपकरण है, ये भी बिल्कुल सही है। एमीटर, एमीटर से विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। एमीटर जो होता है इससे क्या मापते हैं हम लोग? इससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से, न कि विद्युत शक्ति को मापते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन गलत दिया हुआ और यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इन ऑप्शन जो दिए हुए इनमें से गलत कौन सा है। ऑप्शन के साथ अगर बनाया जाए इसको तो इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा? पहला देखिए, किसी पिंड का भार हर जगह स्थिर रहता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी पिंड का द्रव्यमान स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, ये भी गलत दिया हुआ, ये एक दूसरे के विपरीत दिया हुआ। जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा समान होता है, कहीं भी आप चले जाइए समान रहेगा। और जो भार है ये परिवर्तित होते रहता है। जैसे आप पृथ्वी पर हैं तो आपका जो भार है और चंद्रमा पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर जो आपका भार है वो अलग हो जाएगा। किसी और पिंड पर चले जाएंगे तो आपका भार अलग हो जाएगा। तो भार परिवर्तनशील होता है लेकिन द्रव्यमान परिवर्तनशील नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यदि हम बात करें भार के बारे में तो भार क्या है? भार सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो भार जो होता है यह एक सदिश राशि होता है। भार एक सदिश राशि होता है और इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। न्यूटन, इसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। भार एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है और भार को निरूपित हम लोग करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। वहीं हम बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है, इकाई होता है, वह किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग निरूपित करते हैं एम से, एम से निरूपित करते हैं। ऑप्शन यहाँ डी हमारा सही था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए और इन राशियों पर विचार करने के बाद बताइए कि इनमें से अदिश राशि कौन है। पहले तो आप लोग जान लीजिए, देखिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए और इसके हिसाब से इसको सोल्व कीजिएगा। इनमें जो अदिश राशि है वो कौन कौन सा है ये बताना है आपको। अदिश राशि किसको बोलते हैं? वैसी राशि जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा नहीं होती है। क्या होता है? परिमाण तो होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती। परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस राशि को हम लोग एक अदिश राशि बोलेंगे। लेकिन जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसको हम लोग सदिश राशि बोलेंगे। तो यहाँ पे केवल आपको परिमाण जिसमें है उसी के बारे में बताना है, जिसमें दिशा नहीं है, अर्थात अदिश राशि। तो गति जो है यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यही यहाँ पे गति के जगह पे अगर विस्थापन देता, विस्थापन, विस्थापन तो ये क्या होता है? ये सदिश राशि होता है। विस्थापन में परिमाण भी होता है और एक दिशा भी होता है, लेकिन गति में दिशा नहीं होता है। तो गति 1 आपका सही होगा। उसके बाद दबाव, दबाव जो होता है यह भी एक जो क्या है? सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो दबाव आपका जो है यह एक सदिश राशि है। दबाव एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। कार्य, कार्य में केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, तो इसलिए कार्य क्या हो जाएगा? यह एक अदिश राशि हो जाएगा। टॉर्क, टॉर्क में दोनों ही होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह एक सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन का पहला और तीसरा जो है यह अदिश राशि का उदाहरण है। इस तरह से आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। यहाँ पे 1 और 3 है तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को
हिट करता है, जिसके बाद वह समतल जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद धीमी होकर रुक जाती है। इसका कारण क्या है आपको बताना है। जब गेंद को धरती पे फेंका गया, फर्श पे फेंका गया, वो कुछ दूर जाने के बाद धीरे धीरे होकर के रुक गया। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण इनमें से जो होगा वही आपको बताना है। कारण है गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल कार्य कर रहा है, तो इस वजह से ये रुक जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग गति के बारे में बात कर रहे हैं, तो गति के संबंध में नियम जो है फिजिक्स में 3 नियम हम लोग पढ़ते हैं। गति का 3 नियम पढ़ते हैं और इन नियमों को दिया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा गति के नियम को दिया गया था। गति के फर्स्ट नियम में क्या बोला गया है? तो पहला नियम में बोला गया है कि कोई वस्तु यदि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। तो इस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा यदि कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है। तो ये न्यूटन की गति के पहले नियम में बोला गया था। और न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, इसी से हम लोगों को गति का परिभाषा मिलता है। न्यूटन की गति के पहले नियम से गति का परिभाषा मिलता है। और इस पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो गति का परिभाषा, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी इसे हम बोलते हैं। गैलीलियो का नियम भी इसे बोलते हैं। गति का जो दूसरा नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा, इसमें क्या बोला गया? इसमें जो पहले नियम में बल की जो परिभाषा दी गई थी, अब यहाँ पे बल के लिए एक व्यंजन दिया जाता है, अर्थात एक सूत्र दिया जाता है। और ये सूत्र क्या है? सूत्र है F = ma। F क्या है? तो F बल है आपका। M क्या है? तो M मास है। और A क्या है? तो A फॉर एक्सेलरेशन। A एक्सेलरेशन के लिए F = ma दिया गया था दूसरे नियम में। तीसरे नियम में क्या बोला गया है? तो न्यूटन बोलते हैं कि कोई भी जब क्रिया होती है तो उसके बराबर ही, उसके विपरीत, उसके बराबर लेकिन उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है। प्रतिक्रिया भी होती है। तो क्रिया बल के विपरीत में प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। ये न्यूटन के द्वारा तीसरे गति के नियम में बोला गया था। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, बंदूक से जब गोली चलती है तो गोली जिस वेग से आगे निकलती है, इस बंदूक के ऊपर भी उसी तरह का एक पीछे की तरफ भी बल लगता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। यदि आप लोग किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी आगे की तरफ चल रही होती है, अचानक से जब यहाँ पे ब्रेक लगता है तो आप क्या होते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये क्या है? ये भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो ये कुछ इसके उदाहरण थे। तो इसके हिसाब से हम लोग देखे हैं आंसर कौन सा था? सी नंबर आंसर यहाँ पे सही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोगी के गुर्दे कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं तो रक्त से अतिरिक्त अपशिष्ट और तरल पदार्थ को निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? यह प्रक्रिया है डायलिसिस। ऑप्शन सी करेक्ट है। डायलिसिस का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदित तंत्र और रीढ़ की हड्डी से सूचना प्राप्त करता है और शरीर की गति को नियंत्रित करता है? ये कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरिबेलम। ऑप्शन बी करेक्ट है, सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का जो सेरिबेलम है, ये संवेदी तंत्र और रीढ़ की हड्डियों से सूचना प्राप्त करता है और साथ ही साथ शरीर की गति को नियंत्रित भी करता है। शरीर की गति को नियंत्रित भी करता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मानव मस्तिष्क की, तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। मानव मस्तिष्क को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। और ये 3 भाग कौन कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और दूसरा क्या होता है? एक मध्य मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च, इस तरह से इसको 3 भागों में बांटते हैं। ये जो अग्र मस्तिष्क है, इसको पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक को हम लोग थैलेमस बोलते हैं, दूसरे को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ठीक है। ये जो मध्य मस्तिष्क है, इसको भी हम लोग पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले वाले को बोलते हैं कॉर्पोरा
क्वाडी, कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना बोलते हैं और इसके दूसरे भाग को बोलते हैं सेरिब्रल। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल बोलते हैं। पश्च मस्तिष्क को भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले वाला को सेरी क्या बोलते हैं? बेलम बोलते हैं, सेरिबेलम। और जो उसके बाद वाला भाग है उसको हम लोग मेड्यूला बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं उसके बाद वाले भाग को। ये जो पहला है थैलमस, इसका कार्य क्या होता है? थैलमस का कार्य होता है दर्द, ठंडा, गर्म, इन सभी चीज़ों का एहसास दिलाना थैलमस का कार्य होता है। हाइपोथैलेमस का जो कार्य होता है ये क्या है? तो हाइपोथैलेमस का काम है गुस्सा, खुशी, रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, इस तरह की जितनी भी फीलिंग है हमारा, भूख, प्यास, ये सभी हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग इन सभी चीज़ों को रिएक्ट करता है? तो हाइपोथैलेमस। उसके बाद है यहाँ पे कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। इसका कार्य होता है हमारा जो दृष्टि और श्रवण शक्ति है उसको नियंत्रित करना, अर्थात देखने और सुनने का जो कार्य है इसको नियंत्रित करता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके बाद आ जाएगा सेरिब्रल पेडिकल। सेरिब्रल पेडिकल का काम क्या होता है? इसका काम है मस्तिष्क के जो भाग हैं उसको मेरुरज्जु से जोड़ना, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। अब पश्च मस्तिष्क को देखते हैं। पश्च मस्तिष्क का पहला हो जाएगा सेरिबेलम, और सेरिबेलम का कार्य होता है शरीर के संतुलन को बनाए रखना और साथ ही साथ कान के जो संतुलन भाग है उसमें संवेदनाओं को ग्रहण करना। मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या काम होता है? इसका काम होता है उपापचय करवाना, रक्तदाब, आहार नाल की क्रमाकुचन और ग्रंथि स्त्राव, हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण, ये सभी मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। तो इनको आप लोग याद रखिए। देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस, इनके कार्यों को याद रखिएगा। इनके द्वारा बहुत सारे कार्यों को संपादित किया जाता है और कुछ कार्य यहाँ पे आप लोगों को सिमिलर भी लगेगा, तो इसलिए याद करके रखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके साथ साथ मस्तिष्क का एक और भाग है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है और इसका जो कार्य होता है वो मानव की बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, स्वैच्छिक गतिविधियाँ, ज्ञानवानी, चिंतन, इन सभी के बारे में कार्य होता है। कहाँ पे? तो सेरिब्रम में कार्य होता है। इसके साथ एक और है कि जो मस्तिष्क होता है यह एक खोल के अंदर में सुरक्षित होता है। इस खोल को हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम इस खोल को बोलते हैं। और मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन देखिए और इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। सही जो भी उत्तर होगा लैमार्क, डार्विन, अरस्तु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डार्विन। डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस सिद्धांत में क्या था? तो इस सिद्धांत के अनुसार बोला गया था डार्विन के द्वारा कि जीवों की विकास प्रक्रिया में कुछ अनुवांशिक परिवर्तन होता रहता है और केवल उपयोगी लक्षण और उपयोगी परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो पाती हैं और बिना उपयोगी जो लक्षण हैं और जो आपके बिना उपयोगी परिवर्तन है वो पीछे ही छूट जाते हैं। ये डार्विन के द्वारा इस सिद्धांत में बोला गया था। यही सिद्धांत है प्राकृतिक चयन का। नेक्स्ट है, विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन से हैं? विनाइट्रीकरण में जो भाग लेंगे वो कौन से हो जाएंगे? तो ये है कौन सा? देखिए, थायोबैसिलस, माइक्रोबैसिलस या साइनोबैक्टीरिया। इनमें से जो हो जाएगा वो आपको बताना है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, माइकोबैसिलस और ये जो थायोबैसिलस है, माइकोबैसिलस और ये जो थायोबैसिलस है, ये जीवाणु मिट्टी में मौजूद रहता है और मिट्टी के अंदर में जो नाइट्रोजन है, अमोनिया है, नाइट्रेट है, इनके यौगिकों से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करता है। ठीक है, और इससे परिवर्तन की यह क्रिया जो है ये कहलाती है विनाइट्रीकरण। तो थायोबैसिलस
और माइकोबैसिलस के द्वारा मिट्टी के नाइट्रोजन वाले यौगिकों से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग विनाइट्रीकरण कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा, ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो साइनो जो बैक्टीरिया है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे पौधे अपने लिए बनाते हैं वैसे इस तरह से साइनोबैक्टीरिया भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। अर्थात साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण? इसका उदाहरण हो जाएगा स्पाइरुलिना, एनाबीना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? घोंघा, सीप, कटल फिश और ऑक्टोपस जो होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? देख लीजिए इन तीनों ऑप्शन को। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा मोलास्क, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये सभी जो है वो मोलास्क के अंदर में आते हैं। अच्छा, मोलास्क की क्या विशेषता होती है? किस तरह के जीव को मोलास्क के कैटेगरी में डालते हैं? तो मोलास्क के जो जीव होते हैं इनका शरीर कोमल होता है और साथ ही साथ इन जीवों के शरीर में कैल्शियम निर्मित कवच होता है। कवच जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है इन जीवों का। इस संघ के जो जीव होते हैं वो पेशीय पाद के द्वारा प्रचलन करते हैं और इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र खुला इनमें पाया जाता है। आगे है, पादप कोशिकाओं में वर्णक कहाँ उपस्थित होता है? वर्णक जो है ये लवक में उपस्थित होता है। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पादपों के अंदर में कुल 3 तरह के लवक पाए जाते हैं। एक को हम लोग हरित लवक बोलते हैं, दूसरे को हम लोग वर्णी लवक बोलते हैं और तीसरे को बोला जाता है अवर्णी लवक। ये जो अवर्णी लवक है ये पादपों के जड़ों में और उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य की रोशनी से दूर होती है और जिनमें कोई भी कलर का वर्ण या रंग नहीं पाया जाता है, वहाँ पे ये अवर्णी लवक पाया जाता है। अर्थात जो भूमिगत भाग है पौधे का उसमें पाया जाता है। वर्णी लवक कहाँ पे पाया जाता है? तो पौधे का जो पत्ती और जो हरी तने होते हैं, हरे रंग के तने होते हैं, इनको छोड़ के बाकी जितने भी रंगीन भाग होते हैं पौधे के, जैसे कि फल हो गया, फूल हो गया, उनमें वर्णी लवक पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पौधे के पत्ते में और तनों में जो हरे रंग के तने हैं उसमें पाया जाता है हरित लवक। और इसी हरित लवक के माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश की अवस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने लिए भोजन का निर्माण कर पाते हैं। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की क्या विशेषता है? उभयलिंगी पुष्प वैसे पुष्प को बोला जाता है जिसमें मादा जननांग अंडप एवं नर जननांग पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है। मादा और नर वाले दोनों ही उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अंडप एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित जिसमें होगा ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग मटर का पौधा देखते हैं और तो ये हो जाएगा आपका उभयलिंगी। इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा, गुड़हल भी जो है वो उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। मटर और गुड़हल ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसके बारे में बताइए। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में ऑप्शन नीचे देख लीजिए जो दिया हुआ है ग्रुप, इस हिसाब से आप लोग इसको सोल्व कीजिए और जो सही आंसर इसका होगा उसका आंसर आप लोग करिए। पहला हम लोग इसका देख लेते हैं। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। डाइसैकेराइड्स का जल अपघटन संभव होता है, ये भी सही है। पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होता है, ये भी सही दिया हुआ है। तो तीनों ही यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ मोनोसेकेराइड जल अपघटन किया जा सकता है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सी नंबर में तीनों ही दिया हुआ है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कुछ
प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो एक उसका होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। ये जो मोनोसैकेराइड है ये शर्करा के अणु में निर्मित होता है। इसका उदाहरण होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये इसका उदाहरण होता है। डाइसैकेराइड का उदाहरण हो जाएगा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। वहीं पॉलीसैकेराइड का उदाहरण होता है स्टार्च, काइटिन और सेलुलोज। स्टार्च, काइटिन और सेलुलोज। जो संबंधित एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोग साथ ही साथ देखते भी चलेंगे। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से मानव शरीर में अंगघात या पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है? किस खनिज की कमी से पैरालिसिस का खतरा मानव शरीर में बढ़ जाता है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम की कमी से। और तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, पोटेशियम की कमी से पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है। वहीं यहाँ जो फॉस्फोरस दिया हुआ है, यदि ये नहीं बॉडी में होगा, मतलब कि कम होगा, तो फॉस्फोरस की कमी से क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और दांत जो है इसमें क्षरण होने लगता है। तो फॉस्फोरस हो गया और साथ ही साथ कैल्शियम हो गया, इनकी कमी से हड्डियां और दांत प्रभावित होती हैं। दो सूची दी हुई है, एक तरफ ग्रंथि है और दूसरी तरफ इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। इनको मिलान कीजिए और बताइए कि इनमें कौन सा सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन आप लोग एक बार देख लीजिए। अब चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। थाइमस, थाइमस से कौन से हार्मोन का स्राव होता है? थाइमस से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है ये है थाइमोसिन। थाइमोसिन, तो ए का 3 हो जाएगा। पीनियल से स्रावित होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, बी का 4 होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि से जो स्रावित होगा वो हो जाएगा कौन सा ग्रंथि? तो ये हो जाएगा TSH, सी का हो जाएगा 1। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोला जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अधिवीरिक ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो है एड्रिनल हार्मोन। तो इस तरह से इसको मिलान कीजिएगा, क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका कौन सा? तो बी का 4 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा आपके लिए सी का हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से ये 1 हो जाएगा, सी का 1 होगा और डी का आपका हो जाएगा 3। मिलान कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम लोग हार्मोन्स की बात करते हैं तो मानव बॉडी में जो हार्मोन्स निकलता है उसको हम लोग एक बार चलिए देख लेते हैं। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होता है जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो है, एक हार्मोन है STH हार्मोन अर्थात सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इस सोमैटोट्रोपिक STH हार्मोन की वजह से मानव की जो वृद्धि है उसको ये नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से भीम कायत्व हो जाती है और इसकी कमी की वजह से बौनापन हो जाता है। इससे निकलने वाला दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन STH हार्मोन। इस हार्मोन से थायराइड ग्रंथि के लिए जो हार्मोन है उसको निकलने के लिए ये प्रेरित करता है। दूसरा इसका नेक्स्ट हार्मोन हो जाएगा ACTH हार्मोन अर्थात एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसको ये नियंत्रित करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करेगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आगे है GTH हार्मोन अर्थात गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो मनुष्य का जनन अंग है उससे संबंधित, जनन अंग से संबंधित स्त्रियों और पुरुष के लिए हार्मोन का स्रावित करता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन इनमें से आगे हो जाएगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, वो है लैक्टोजेनेटिक हार्मोन अर्थात LTH, लैक्टोजेनेटिक हार्मोन। और इससे जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उससे संबंधित है, इससे दुग्ध का स्राव होता है। आगे है ADH हार्मोन, ADH हार्मोन अर्थात एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। हमारे बॉडी में जल संतुलन बनाए रखने के लिए ये उत्तरदायी होता है और रक्त दाब को भी बनाए रखने के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो ये था पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं।
अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? अग्नाशय से जो गामा कोशिका होती है, इससे जो पदार्थ स्रावित होगा ये हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड का स्राव उसमें से होता है। देखिए, अग्नाशय से जो हार्मोन का स्राव होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अग्नाशय से बीटा जो कोशिका है, इससे इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव इससे होता है। अल्फा कोशिका से कौन सा स्रावित होगा? तो अल्फा कोशिका से ग्लूकोन का स्राव होगा अल्फा से। और गामा कोशिका से स्रावित होता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से निकलेगा? तो ये गामा कोशिका से निकलता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में अर्थात लीवर में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। देखिए, यकृत जो है ये रक्त में उपस्थित हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ के वजह से होने वाला इसमें से रोग हो जाएगा कौन सा? देखिए, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। निद्रा रोग जो है ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये जो चेचक है, ये चेचक जो है ये किसके वजह से होता है? ये प्रोटोजोआ के वजह से नहीं होता है। तो ए और बी इसमें है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रोटोजोआ जनित यदि रोगों की बात करें कि कौन कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के वजह से होता है। इसके लिए एक आप लोगों को न्यूमोनिक याद रखना है। क्या है ये? तो देखिए, पिंटू पापा काम पर सोते हैं। पिंटू पापा काम पर सोते हैं। इसमें देखिए, ये सारे बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ के वजह से होता है। पिंटू मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। पापा मतलब पायरिया। काम मतलब क के मतलब हो जाएगा कालाजार। का क्या हो जाएगा? कालाजार। और म से मलेरिया। तो यहाँ पे देखिए, पायरिया, कालाजार, मलेरिया। पर मतलब पेचिस। सोते मतलब सोने की जो बीमारी होती है, ये सोने की बीमारी अर्थात निद्रा रोग जो होता है ये। और पेचिस, इसके अलावा पायरिया, कालाजार और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मलेरिया। ये सभी किसके वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ के वजह से होता है। तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो चेचक है, स्मॉल पॉक्स है, ये किसके वजह से होता है? तो ये विषाणु जनित रोग है। इसको भी ध्यान में साथ में रखिएगा। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने के दाब पर होता है? तो शुद्ध जल का जो त्रिक बिंदु होता है इसका दाब होता है 611.65 पास्कल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9.467 गुने 10 के पावर 15 का कोटि मान कितना होगा? इसका कोटि मान हो जाएगा, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कोटि मान हो जाएगा 15। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब किसी राशि में परिमाण को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, तो 10 के घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटि मान कहते हैं। और यहाँ पे 10 का घात कितना था? 15 था। तो 15 के निकटतम मान को ही उसका क्या कहेंगे? कोटि मान कहेंगे। तो यही आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, कोटि मान क्या होता है। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर कार्य करती है? मक्खन बनाने की जो मशीन होती है वह कार्य करेगी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है।
दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पर तो काम करती है और यह एक अभिसारी बल होती है। ये जो अपकेंद्रीय बल पर काम करती है ये क्या है, तो अभिसारी कह रहे हैं, आभासी बल होती है। यह एक आभासी बल होती है जिसमें वृत्तीय पथ में गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है और यह बल अभिकेंद्रीय बल के समान होती है तथा विपरीत दिशा में कार्य करती है। अभिकेंद्रीय के समान होती है और विपरीत दिशा में कार्य करती है। अपकेंद्रीय किसके समान होगी, अभिकेंद्रीय के समान होगी, लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करेगी। आगे प्रश्न है, कार्य का मान किन परिस्थितियों में शून्य हो जाता है? किस तरह का कार्य है जिसका मान जो है वो शून्य माना जाएगा? तो इनमें हो जाएगा, देखिए, जब आरोपित बल शून्य हो जाएगा तब जो है वो कार्य का मान क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन नहीं होता है तो ये माना जाता है कि कार्य क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन यदि शून्य होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका, जब बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत होगी तब क्या होगा, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तब भी क्रिया जो होता है वो क्या होता है, तब भी कार्य शून्य होता है। तो इन तीनों ही स्थिति में कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, एक से अधिक हो जाएगा। यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो को आगे बनाते रहने में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का भार क्या होता है? किसी वस्तु का जो भार होता है ये भूमध्य रेखा पर अधिक होता है? नहीं, ये गलत है। किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर जो है वो सबसे अधिक होता है। तो बी यहाँ सही दिया हुआ है, ए गलत दिया हुआ है। ध्रुव पर न्यूनतम है तो नहीं, ये गलत है। ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के देखिए अगर आकृति बात करते हैं तो कुछ इस तरह की आकृति है। यहाँ विषुवत रेखा है और यहाँ पर ध्रुव है। तो ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ा सा चपटा है नीचे की तरफ और विषुवत रेखा पर थोड़ा उभार लिए हुए है। यदि यहाँ पृथ्वी का केंद्र हम माने तो यहाँ से ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये दूरी कम होती है। यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर ज्यादा लगता है और यहाँ पर कंपेरेटिवली क्या होता है, कम लगता है। रीजन यही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन यहाँ सही दिया हुआ है। इन कथनों में जो सही कथन है वो कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। परम दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है। बिल्कुल सही। गेज दाब मतलब क्या, तो परम दाब और वायुमंडलीय दाब के बीच में जो अंतर है वही गेज दाब कहलाएगा। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। गेज दाब जो होता है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, ये भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। सही ऑप्शन बताना है तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? पहले तो देखिए कि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसको हम लोग लिखते हैं HZ से। ये जो HZ है यही हर्ट्ज आवृत्ति होता है, ध्वनि का मात्रक होता है। अब ध्वनि तरंगों को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि, दूसरे को बोलते हैं श्रव्य ध्वनि और तीसरे को बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, श्रव्य ध्वनि जो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है और पराश्रव्य ध्वनि वह है जो कि 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होगी। इस पराश्रव्य ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन पाते हैं, इसको कुछ जानवर सुनते हैं और उनमें से एग्जाम्पल हो जाएगा आपका चमगादड़, डॉल्फिन, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, ये सभी सुन पाते हैं। श्रव्य ध्वनि को मनुष्य सुन पाता है और अश्रव्य को भी मनुष्य नहीं सुन पाता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पराश्रव्य ध्वनि जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 20,000 से जो अधिक होगी।
नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन इसका मात्रक होगा। तो ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, जूल पर केजी पर किलोग्राम और पर केल्विन। यहाँ पे ए इसका सही उत्तर दिया हुआ है। देखिए, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मानिए हमारे पास पानी रखा हुआ है, इस पानी के 1 ग्राम को तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेप में लाल रंग का परास या रेंज कितना होता है? प्रकाश में जब वर्ण विक्षेप होता है तब वो 7 भागों में विभाजित होता है और ये 7 रंग कौन कौन सा होता है? इसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। देखिए, VIBGYOR विबग्योर बोलते हैं। वी मतलब हो जाएगा वैगनी, आई मतलब जामुनी, बी मतलब नीला, जी मतलब हरा, वाई मतलब पीला और ओ मतलब नारंगी और आर मतलब लाल हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन 7 रंगों में से लाल का जो परास है ये कितना होता है? ये 6200 से 7800 के बीच में होता है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है, 6200 से 7800 के बीच में होता है। और ये जो प्रकाश के जो वर्ण होते हैं इनके तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रम से दिखाते हैं। ए के पावर डिग्री इसको एंगस्ट्रम बोलेंगे और इसी से तरंग दैर्ध्य को दिखाते हैं। अन्य प्रकाशों के जो वर्ण हैं इनके तरंग दैर्ध्य की यदि हम बात करें तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 से लेकर के 4460। जामुनी का तरंग दैर्ध्य हो जाता है 4460 से लेकर के 4650। नीला जो रंग है इसका तरंग दैर्ध्य हो जाता है 4650 से लेकर के 5000 होता है। इसके बाद आ जाएगा हरा रंग और हरा का तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा? तो ये 5000 से लेकर के हो जाता है 5700 का परास इसका हो जाएगा। आगे है हमारा पीला रंग और पीला के लिए परास कितना होगा? ये 5700 से लेकर के हो जाएगा 5900 तक, 5700 से 5900 तक। पीला के बाद नारंगी है, नारंगी का परास होगा 5900 से लेकर के 6200 तक। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा लाल रंग और इसका जो परास होगा ये हो जाएगा 6200 से 7800 एंगस्ट्रम के आसपास में होगा। तो इनको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, कहीं इससे अगर प्रश्न पूछे तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। ज़्यादातर संभावना है बैगनी रंग के पूछने की और लाल रंग के पूछने की, तो इन दोनों का याद रख लीजिएगा आप लोग। विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त मिश्र धातु का गुण होता है। फ्यूज में जो मिश्र धातु होता है इसका गुण क्या होता है? तो इसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज में जो मिश्र धातु का यूज करते हैं वो टीन अर्थात एसएन का बना होता है और लेड अर्थात पीबी का बना होता है। एसएन का प्रतिशत 63 होता है, 63, और लेड की मात्रा कितनी होती है? 37% होता है। ये रेशियो है, इन पदार्थों से मिलकर के फ्यूज तार बनता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था जोसेफ पाउस्ट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, जोसेफ पाउस्ट के द्वारा दिया गया था। ये नियम क्या है? तो ये रासायनिक यौगिक के अवयवी तत्वों में भारों का सदैव निश्चित अनुपात रहता है। ये बोलता है कि जो रासायनिक यौगिक हैं इनके जो अवयव हैं, इन अवयव तत्वों के जो भार हैं ये हमेशा ही एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। इस नियम में बातें कही गई है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? कार्बन मुक्त यहाँ पे बोला गया है, तो कार्बन मुक्त जो परमाणु ऊर्जा है इससे उत्पन्न हाइड्रोजन को बोला जाएगा गुलाबी हाइड्रोजन या पिंक हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है, गुलाबी या पिंक हाइड्रोजन बोला जाता है। अभी ये आजकल काफ़ी न्यूज में भी है,
तो इसी वजह से न्यूज में है, क्योंकि हाइड्रोजन की यह ऐसा प्रकार है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, और कार्बन नहीं पाया जाएगा तो प्रदूषण में कमी आएगी, ग्लोबल जो वार्मिंग है उसमें कमी आएगी। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा, है ना। तो इस वजह से ये काफ़ी अभी न्यूज में भी रहता है। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सह संयोजी और उप सह संयोजी तीनों प्रकार के बंधन पाए जाएंगे? विद्युत संयोजी, सह संयोजी और उप सह संयोजी बंधन इनमें से किसमें पाया जाएगा? तो देखिए, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, और अमोनियम ब्रोमाइड जिसका सूत्र होता है NH4Br। इन दोनों में विद्युत संयोजी, सह संयोजी और उप सह संयोजी बंधन पाए जाते हैं। तो तीनों बंधन ए और बी में पाया जाता है। वहीं यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसे हम लोग CO से निरूपित करते हैं, और इसके अलावा एक और है ओजोन O3, और नाइट्रिक अम्ल जिसे हम लोग HNO3 से निरूपित करते हैं। इन तीनों में सह संयोजी और उप सह संयोजी बंधन पाया जाता है। सह और उप पाया जाता है, विद्युत वाला नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। किण्वन प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में किया जाता है? किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है किसके उत्पाद में? तो देखिए, किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे पहले जो है बताया गया था, लुईस पास्चर ने बताया था कि इसके माध्यम से जो है वो किस तरह से कार्य होता है। इस प्रक्रिया में जो जटिल कार्बन के यौगिक होते हैं वह इष्ट, जीवाणु और सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित किए जाते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। तो इसका जो है किण्वन का प्रयोग शराब बनाने में, अल्कोहल में, ब्रेड में, बिस्किट बनाने में, केक में, पेस्ट्री में, दही में, सिरका, इन सभी चीज़ों में किण्वन का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? शराब भी है, दही भी है, ब्रेड है, तो सभी है। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक इसका उत्तर है। प्राकृतिक स्रोत और अम्लों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही दिया हुआ है? दही में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो नहीं, ये गलत बोल रहा है। दही और दूध इन दोनों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही और दूध में। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये पाया जाएगा आपका आंवला में, पपीता में और ब्रोकली में। हरे रंग की जो फूल गोभी आती है मार्केट में उसको ब्रोकली बोलते हैं। तो आंवला में, पपीता में और ब्रोकली में पाया जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। संतरा में एसिटिक एसिड पाया जाता है, नहीं, ये भी पेयर गलत दिया हुआ है। ये जो एसिटिक एसिड है ये पाया जाता है सिरका में और अचार में। एसिटिक एसिड पाया जाएगा सिरका में, पाया जाएगा और अचार में पाया जाएगा। संतरा और इसके साथ साथ नींबू, इन दोनों में जो एसिड पाया जाएगा ये होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक। संतरा और नींबू दोनों में ही सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे यहाँ पे है टमाटर और पालक, इन दोनों में बोल रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। केवल ऑप्शन यहाँ पे सी सही दिया हुआ है, 1 और बी, यहाँ पे ए और बी गलत है। तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, ये जो अम्ल होता है इसके बारे में कुछ गुणों को हम लोग देख लेते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता होती है, और अम्ल जो है वो जल में घुलने के बाद H+ आयन को देता है। हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता होती है, जल में घुलनशील होता है, और जल में घुलने के बाद H+ आयन देने की इसमें क्षमता होती है। अम्ल जो है दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। दूसरे पदार्थों के साथ जब ये मिलन करता है तो इसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता इसमें आ जाती है। ये सब क्वालिटी जिसमें पाया जाएगा वो अम्ल होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। और साथ ही साथ अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, अम्ल जलीय विलयन में
जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है? कुछ समय पहले ही बताएं आप लोगों को, H+ आयन देगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जल में अम्ल घुलता है तो H+ आयन को देता है, H+ आयन को देता है। नेक्स्ट है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखिए और इसका उत्तर बताइए। NaOH, ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है। NaOH2 होता है, ये कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए, कॉस्टिक सोडा के साथ साथ हम लोग कुछ और सूत्रों की यदि हम बात करते हैं तो एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH और इसका होल 2 हो जाएगा। कॉस्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात MgOH होल 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, खाने वाला एक सोडा होता है और एक धुआं सोडा होता है। जो खाने वाला सोडा है उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका सूत्र होता है NaHCO3। खाने वाले सोडा को बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र होगा NaHCO3। जो धोवन सोडा होता है इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। Na2CO3 ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, ये धोवन सोडा का सूत्र होता है। कॉस्टिक सोडा का हम लोग देख लिए। खाने में जो हम लोग नमक यूज करते हैं, इस नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। खाने वाले नमक का क्या रासायनिक नाम है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है NaCl, NaCl इसका सूत्र होता है। आगे है मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिलेराइट अयस्क किसका होता है? निकेल का, ऑप्शन ए करेक्ट है। निकेल का अयस्क होता है मिलेराइट। यही मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज का मुख्य अयस्क होगा मैग्नेटाइट और पायरोलुसाइट। मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क हो जाएगा मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कर्नेलाइट। कैडमियम की अगर हम बात करते हैं तो कैडमियम का अयस्क होता है ग्रीनोसाइट होता है। यूरेनियम का अयस्क होता है कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड। वहीं थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। देखिए, यदि किसी पदार्थ से एक अल्फा कण निकल जाए तब क्या होगा? यदि किसी पदार्थ से एक अल्फा कण निकल जाता है तो उसके परमाणु संख्या और उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों ही प्रभावित होती हैं और दोनों ही कितना अब हो जाता है? तो इनके निकल जाने के बाद परमाणु क्रमांक में 2 इकाई और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी आ जाती है। परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 इकाई की क्या हो जाती है? तो कमी आ जाती है। एक अल्फा कण यदि निकल जाता है तब ये प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? कृत्रिम रेशम इनमें से बोला जाएगा रेयॉन को, ऑप्शन ए करेक्ट है। रेयॉन को बोला जाता है कृत्रिम रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव एनाबिना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना, ओसिलेटेरिया और माइक्रोसिस्ट्स हैं। ये सभी जो जीव हैं वो इनमें से किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया के, ऑप्शन बी करेक्ट है, साइनोबैक्टीरिया के। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने लिए भोजन बनाता है, अर्थात ये स्वपोषी होता है। ये विभिन्न स्थलीय और जलीय वातावरण में पाया जाता है और इसका उदाहरण हम लोग देखे हैं क्या क्या? एनाबिना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना,
ओसिलेटोरिया और माइक्रोसिस्ट इसके उदाहरण हैं। चावल की जब हम खेती करते हैं तो इसमें इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी हम लोग करते हैं। इन साइनोबैक्टीरियाज का उपयोग हम लोग उर्वरक के तौर पे करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पौधा है, दूसरे तरफ इससे संबंधित जो विभाग है वो दिया हुआ है। आपको पढ़ना है और बताना है कौन इनमें सही सुमेलित दिया हुआ है। जो सुमेलित है उसके हिसाब से ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे नंबर नहीं है, आपको बताना है इनमें से एक सही है, दो सही है या तीन सही है या सभी सही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। जीरोफाइटिक पौधा किसको कहते हैं? तो जीरोफाइटिक पौधा वैसा होता है जो बहुत कम पानी वाले स्थानों पर पाया जाता है, जैसे कि रेगिस्तान हो गया है ना, या फिर बर्फीला जो जगह है वहाँ पे जीरोफाइटिक पौधे पाए जाते हैं। तो कम पानी में जीवित रहने वाला पौधा बिल्कुल सही। हाइड्रोफाइट कहाँ पे पाया जाएगा? तो हाइड्रोफाइटिक वैसे पौधे होते हैं जो पानी के नीचे या पानी की सतह पर रहते हैं। मतलब हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर, जल होता है। तो जिनको सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता है, जो जल में ही रहते हैं या जल के ऊपर रहते हैं, उनको हाइड्रोफाइटिक कहेंगे। तो जलीय वातावरण में रहने वाला पौधा ये भी बिल्कुल सही है। हेलोफाइटिक वैसा पौधा होता है जो लवणीय परिस्थिति में रहता है, लवण में जो रहता है उसको हम लोग हेलोफाइटिक बोलते हैं। जिस जल और मृदा में लवण की मात्रा अधिक होगी वहीं पे ये उगेगा। तो लवणीय सहिष्णु पौधे को बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एपीफाइटस किस तरह का पौधा होगा? तो वैसा पौधा एपीफाइटस कहलाता है जिनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक गई हुई होती है, और इनका गहराई में जाने का कारण होता है कि इनको जल की आवश्यकता होती है। तो गहराई से गहराई जगहों पे जाकर के ये जल को लेकर के अपने पार्ट्स को देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ पौधों की सतह पर उगने वाला, सतह पर नहीं, ये बहुत गहराई में उगता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। 4 नंबर गलत है, 1, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन केवल 3 सही है ना, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, केवल 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अफीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें जो गलत है उसके बारे में बताइए। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और गलत जो है वही आपको बताना है। चलिए हम लोग एक बार पढ़ के देख लेते हैं। अफीम कच्चे फलों के लेक्टस से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। अफीम जो है वो कच्चे खसखस के फलों के संग्रह और उसे सुखाने के बाद प्राप्त किया जाता है। अफीम औषाधक श्रेणी का औषधि होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अफीम का मुख्य घटक एट्रोपिन है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अफीम में लेटेक्स जो होता है, लेटेक्स ये मुख्य घटक होता है, लेटेक्स मुख्य घटक होता है और इस लेटेक्स का लगभग 12% भाग जो है वो मॉर्फिन का बना होता है, मॉर्फिन का बना होता है। तो यहाँ पे आपको गलत बताना है। गलत ऑप्शन केवल 3 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है अभिकथन और कारण पे आधारित है। अभिकथन है सभी एकल कोशिकीय यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बिल्कुल सही। जितने भी एक कोशिकीय होते हैं वो सभी यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा के अंदर में आते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो उत्तक का निर्माण नहीं करते, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं और कथन जो है और कारण जो है एक दूसरे को स्पष्टीकरण कर रहा है, कारण कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें जो सही है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और इसको सोल्व कीजिए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देखिए एक बार। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही या गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि किसमें पाई जाती है? तो पौधे जो होते हैं ना उनके में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा कवकों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये बिल्कुल सही है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और जो पौधे होते हैं इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किस चीज़ की? सेल्यूलोज की बनी होती है पौधों की कोशिका भित्ति। इसके अलावा जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है और जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है?
पेप्टिडोग लाइकेन की बनी होती है, जीवाणुओं की कोशिका बनी होती है। अच्छा, मानव कोशिका में भी एक चीज आपको पढ़ना है जो कि केवल मानव कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और वो दूसरे में नहीं पाया जाता है। ये क्या है? तो ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका अर्थात इंसानों में और जानवरों में पाई जाती है, ये पादपों में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? केवल बी करेक्ट है ना, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल यहाँ पे 2 सही है। यदि हम लोग कोशिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं, चलिए। कोशिका की अगर हम संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसका जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। इसके अंदर वाले भाग को केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर में जो पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इस वाला भाग में जो पाया जाता है, केंद्रक के बाहर जो पाया जाता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला करके, अंदर बाहर दोनों को मिला करके जो बनता है, इनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर में साइटोप्लाज्म, सबको जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। कोशिका का एक चीज है जिसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं और ये है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के अंदर में पाया जाता है और इसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। उसी तरह से पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका की शक्ति गृह किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। यहाँ से सेल को जो है ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है। बाकी एक को हम लोग कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण था कोशिका के संबंध में। कौन सा हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है? कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इनमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। इसका उत्तर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। ऑप्शन ए करेक्ट है। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। किसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है? तो कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन। यदि बॉडी में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? और बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? कैल्शियम की जब अधिकता हो जाती है तब कैल्सिटोसिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। कौन सी हार्मोन? अधिकता की वजह से हार्मोन स्रावित होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन और कमी के वजह से स्रावित होगा पैराथायरॉयड हार्मोन। यदि बॉडी में हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो इसका काम क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इनको नियंत्रित करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। वहीं हम बात करें कि बॉडी के अंदर जो लवण होते हैं इनको कौन नियंत्रित करता है? इनको नियंत्रित करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अच्छा, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है इसको हम लोग कहते हैं लरो और उरो हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कारण है, इनको मिलाइए और बताइए कौन सही है। बेरी किसके वजह से हो जाएगा? विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, ए का 2 होगा। रिकेटस किसकी कमी से होता है? रिकेटस विटामिन D की कमी से होता है, बी का 1 होगा। रक्त के थक्का बनने में देरी किसकी वजह से आएगी? विटामिन K की वजह से, तो सी का 4 होगा। और स्कर्वी का कारण क्या होता है? स्कर्वी का कारण विटामिन C होता है, तो डी का यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान कीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
2, 1, 4 और 3 हो जाएगा। बात हम लोग विटामिन की कर रहे हैं तो इससे संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं। विटामिन की जिसने खोज की थी उनका नाम है फंक। फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। विटामिन जो है कुछ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। बीसी जल में घुलनशील होता है। बाकी के विटामिन जो होते हैं वो वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट में घुलनशील होते हैं। बाकी के बचे हुए वसा और कार्बोहाइड्रेट में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है। रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है, ए की कमी से होता है। बाकी जो है विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। डी का जो संश्लेषण होता है वो हमारे त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से होता है और के का संश्लेषण जीवाणुओं के द्वारा हमारे कोलन में होता है। जीवाणुओं के द्वारा हमारे कोलन में होता है, के का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं का पुनर्चक्रण करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है प्लीहा। ऑप्शन यहाँ पे आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही है। प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रक्त बैंक के नाम से जानते हैं। प्लीहा को हम लोग रक्त बैंक के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग ब्लड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें तो क्या हो जाएगा? रक्त के अंदर में इसका जो 60% भाग है ये प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा का 60% बना होता है। बाकी जो 40% भाग है वो क्या चीज़ का बना होता है? कार्पेसल्स का बना होता है। 40% भाग किस चीज़ का बना होता है? कार्पेसल्स का बना होता है। ये जो प्लाज्मा होता है इसका काम क्या होता है? तो प्लाज्मा का जो कार्य होता है इसका कार्य होगा हमारे जो शरीर में पचा हुआ भोजन होता है और हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं इनका पूरे शरीर में संवहन कराने का काम प्लाज्मा का होता है। बाकी ये जो कार्पेसल्स हैं इनको हम लोग विभिन्न भागों में विभाजित करके देखते हैं। एक है आरबीसी, कार्पेसल्स का एक भाग है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा इसका भाग है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल होता है डब्ल्यूबीसी। और तीसरा इसका भाग होता है रक्त बिंबाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिनों के बीच का होता है। 20 से 120 दिनों के बीच में होता है। इसका जो निर्माण होता है ये कहाँ पे होता है? आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में। लेकिन गर्भावस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। वहीं आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होगी? तो यकृत और प्लीहा में। गर्भावस्था में जहाँ पे निर्माण होता है, सामान्य अवस्था में इसकी मृत्यु वहीं पे होती है। आरबीसी के अंदर में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन में लौह नामक जो है प्रोटीन होता है और इसी के वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। इसके अंदर में एक हीमेटिन नामक रंजक पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसके अलावा लिम्फ नोड में, स्प्लीन में और यकृत में, इन सभी जगहों पे इसका निर्माण होता है। मृत्यु इसकी रक्त में ही हो जाती है, कोई एक स्पेशल जगह नहीं है, रक्त में कहीं पे भी डब्ल्यूबीसी की मृत्यु हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? तो हमारा जो शरीर है उसको रोगों से, संक्रमण से बचा करके रखना, निरोग हमारे बॉडी को बना करके रखना डब्ल्यूबीसी का काम होता है। वहीं हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स का। तो इसका काम क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। थक्का बनाने में मदद करना इसका काम होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता क्यों माना जाता है? वो जो रक्त समूह है इसको हम लोग सार्वभौमिक दाता बोलते हैं। क्यों इसको सार्वभौमिक दाता बोलते हैं? वो वाले जो रक्त समूह होते हैं
वो किसी को भी रक्त दे सकते हैं, लेकिन जब इन्हें लेने की बारी आएगी तो ये केवल ओ से ही ले सकते हैं, किसी और से नहीं ले सकते हैं। तो इनको सार्वभौमिक दाता बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर में प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है। एक और रक्त समूह है ए बी, इसे हम लोग सर्वग्राही बोलते हैं। जिस तरह से ओ सबको दे सकता है उसी तरह से बी किसी से भी ब्लड को ले सकता है। ए बी जो है वो किसी से भी ब्लड को ले सकता है। और इसका कारण क्या होता है, बी में जो है ए और बी, ए बी के अंदर में ए और बी ये दोनों ही तरह के एंटीजन पाए जाते हैं और इसके अंदर में किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो एंटीजन ए बी पाया जाएगा और किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये किसी से भी ब्लड लेने में सक्षम होता है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हमारा सही था, बी नंबर आंसर हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ मिश्र धातु है, दूसरी तरफ घटक है। इनको आपको मिलाना है और बताना है कि इनमें से कौन सही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग सही उत्तर देखते हैं। यहाँ पे पीतल, पीतल किसका घटक होता है, तो तांबा अर्थात Cu और जिंक अर्थात Zn, इनके मिलने से जो है वो पीतल बनता है। तो कॉपर और जिंक कहाँ पे दिया हुआ है, ये है 4 नंबर में, ए का 4 हो जाएगा। स्टील मिश्र धातु होता है लोहा और कार्बन का अर्थात फेरस और कार्बन का मिश्र धातु होता है स्टील। तो लोहा कार्बन 3 में है, बी का यहाँ 3 हो जाएगा। सोल्डर किसका होता है मिश्र धातु, तो सीसा, लेड और टीन का, मतलब कि Pb+Sn, इसका मिश्र धातु सोल्डर होगा। तो सीसा और टीन, सी का यहाँ 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु होता है कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का मिश्र धातु कांसा होता है, डी का 1 हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, आंसर आपका कौन सा यहाँ सही होगा, डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कुछ और मिश्र धातुओं को देख लेते हैं। एक नाम है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होता है कॉपर का, जिंक का और निकेल का। कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। दूसरा एक और नाम है गन मेटल। गन मेटल ये मिश्र धातु होता है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर का प्लस में जिंक का और साथ ही साथ टीन का गन मेटल होता है। उसके अलावा टांका, टांका जो होता है ये किसका मिश्र धातु होता है, ये होता है टीन एसएन का और प्लस में लेड पीबी का, ये मिश्र धातु होता है। देखिए आज के सेशन में जितने भी प्रश्न थे, कुल 50 प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में पूरे व्याख्या के साथ अच्छे से कवर कर लिए हैं। आप लोगों के 71वीं बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर आप लोग अपने स्टडी ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। देखिए पढ़ाई मिल बांट के करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, समझ में आता है। तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़िए, जो डाउट है उसको आपस में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि उसके बाद भी यदि नहीं सोल्व हो पाता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जो इस वीडियो से संबंधित है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा तो मेरे द्वारा उन डाउट को सोल्व करने की कोशिश कर दी जाएगी। और यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 71वीं बीपीएससी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो पाएंगी उन सभी चीज़ों को कवर कर पाया जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से इस पर बने रहिए और जो है अपनी परीक्षा के जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोग और इस वीडियो सबको देख करके उसको और अच्छे से तैयारी में आप लोगों को मदद मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को वीडियो को देखने के लिए।